हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले हम लाइटबीम M5 को कंप्यूटर या लैपटॉप से एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए आप इसके PoE यानी पावर और ईथरनेट अडॉप्टर की लैन पोर्ट से डायरेक्ट या थ्रू स्विच कनेक्ट हो सकते हैं। UBNT डिवाइसेस पर लॉगिन करने के लिए आपको डिवाइस का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। चूँकि डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.20 होता है, इसलिए आप अपने PC या लैपटॉप के लैन अडॉप्टर का IP भी मैनुअली इसी ग्रुप में सेट करेंगे। पर अगर आपकी डिवाइस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो IP एड्रेस के मुताबिक अपने सिस्टम का एड्रेस सेट करेंगे। आखिरी फील्ड यूनिक होना चाहिए, वरना IP कॉन्फ्लिक्ट होगा और आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। IP सेट करने के बाद ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसमें इसका एड्रेस टाइप करेंगे। अगर सिक्योरिटी या प्राइवेसी एरर आए तो इसको बाईपास करें। बाईपास करने के बाद आपको डिवाइस का UGI यानी यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें डिवाइस आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। UBNT डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम UBNT और पासवर्ड भी UBNT ही होता है। अगर डिवाइस डिफ़ॉल्ट या फैक्ट्री सेटिंग पर है तो इसमें आप कंट्री और लैंग्वेज भी सेट करेंगे। कंट्री सिलेक्शन दरअसल इस डिवाइस को किसी भी कंट्री में चलाने के लिए उस कंट्री के वायरलेस रेगुलेशंस के मुताबिक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में वायरलेस के लिए ज़्यादा पावर या फ्रिक्वेंसीज ऑथराइज्ड हैं और कुछ कंट्रीज़ में कम। इसलिए आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, आपको सेटअप में इस कंट्री की फ्रिक्वेंसीज और मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर अवेलेबल होगी। एग्रीमेंट को टिक करें और लॉगिन प्रेस करें। लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहले डिवाइस का मेन टैब देखेंगे। मेन टैब डिवाइस का डैशबोर्ड है और यहाँ डिवाइस अपनी तमाम इंफॉर्मेशन शो कर रही होती है। अक्सर UBNT डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशन मोड पर ही होती हैं। एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत स्टेशन की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हुए आपको हर एस्पेक्ट देखना पड़ता है, पर स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन में आपकी डिवाइस बेसिक पैरामीटर्स एक्सेस पॉइंट से ही एक्वायर करती है। तो सबसे पहले हम वायरलेस टैब में जाएंगे, जहां इसका वायरलेस मोड स्टेशन है। अगर नहीं है तो स्टेशन कर दें। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन को इनेबल कर दें। इसके बाद SSID सिलेक्शन है। सिलेक्ट प्रेस करने पर डिवाइस साइड सर्वे ओपन करेगी और एरिया स्कैन करके अपने एंटीनाज पर रिसीव होने वाले सिग्नल्स को लिस्ट कर देगी। अगर तो आपका एक्सेस पॉइंट इस लिस्ट में मौजूद है तो इसको लॉक कर लें। अगर नहीं है तो चेक कर लें कि एक्सेस पॉइंट ऑन है या आपकी डिवाइस पर इसके सिग्नल्स कहीं बहुत वीक तो नहीं। लिस्ट में शायद आप एक चीज़ नोट करें कि अक्सर APs के साथ तो सिलेक्शन बॉक्स आ रहा है, पर किसी के साथ नहीं आ रहा। ये कंपैटिबिलिटी की वजह से है, यानी आपका कंट्री या कोई और सिलेक्शन प्रोटोकॉल इस एक्सेस पॉइंट से मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेशन इस AP के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपके मतलूबा एक्सेस पॉइंट पर भी सिलेक्शन बॉक्स नहीं आ रहा तो दोनों डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी, कंट्री सिलेक्शन और दूसरे प्रोटोकॉल चेक करें और इनको चेंज करके एक्सेस पॉइंट के मुताबिक करें। अपना एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद लॉक टू AP करें, ताकि आपका स्टेशन परमानेंटली इसी AP को कनेक्ट करे और हर दफ़ा ऑन होने पर इधर उधर स्कैनिंग में टाइम ज़ाया ना करे। स्टेशन मोड में डिवाइस एक्सेस पॉइंट की सेटिंग को फॉलो करेगी और फ्रिक्वेंसी और चैनल वेट की इंफॉर्मेशन ऑटो पर उठाएगी। पर अगर आप 5, 10 या 30 मेगाहर्ट्ज़ की और चैनल वेट से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो चैनल वेट खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी स्कैन लिस्ट को मैं पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैलकुलेट EIRP लिमिट को एडवांस टैब में इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल करके कंट्रोल किया जा सकता है और इसको डिसेबल करने के बाद ही आप डिवाइस की आउटपुट पावर को मैनुअली मैक्सिमम पर यूज़ कर सकते हैं। फीड ओनली का ऑप्शन, जैसे मैंने पहले बताया, कि लैब टेस्टिंग या कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। जब आप डिवाइस को इसकी लोकेशन पर माउंट करें तो फीड ओनली की जगह इसका एंटीना ज़रूर सिलेक्ट करें, ताकि आपको आउटपुट पावर पूरी मिल सके। डाटा रेट मॉड्यूल को डिफ़ॉल्ट पर रखें। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं इसको MCS 7 पर ही रहने दूंगा। अगर आपके एक्सेस पॉइंट पर सिक्योरिटी या कोड लगा हुआ है तो आप सिक्योरिटी में वो इन्फॉर्मेशन देंगे तभी कनेक्ट होंगे। अगर AP ओपन है तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। चेंज प्रेस करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। पहली दफ़ा चेंज प्रेस करने पर डिवाइस पासवर्ड चेंज करवाएगी। अपना पासवर्ड सेट करें। इसके बाद आप नेटवर्क टैब में आ जाएं, जहां आपको वही फील्ड्स नज़र आएंगे जो एक्सेस पॉइंट की नेटवर्क सेटिंग में थे। सबसे ऊपर आपको ब्रिज, राउटर और सोहो राउटर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने डिवाइस वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगानी है तो इसको ब्रिज ही बनाना पड़ेगा, ताकि ये मल्टीपल क्लाइंट्स का डाटा सिमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर सके। अगर आपने इस डिवाइस को सिंगल कनेक्शन पर ऑपरेट करना है तो आप राउटर की बचत करने के लिए इसको राउटर मोड पर ऑपरेट करवा सकते हैं और इसके अंदर PPoE या स्टैटिक IP की सेटिंग कर सकते हैं। मैं नेटवर्क सेटिंग्स में स्टैटिक IP सेट करूंगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेटवर्क पैरामीटर्स सेट करें।
मैक्स ट्रांसमिशन यूनिट को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैनेजमेंट वीलेन और ऑटो आईपी अलियासिंग का भी बता चुका हूँ। अगर डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूशन पर यूज़ करना है तो STP यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल करें। IPv6 अगर यूज़ करना है तो इनेबल रहने दें, मैंने यूज़ नहीं करना तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। चेंज प्रेस करें और एडवांस टैब में आ जाएं। यहाँ पर आप इंस्टॉलर EIRP को इनेबल करेंगे ताकि वायरलेस टैब में आप EIRP को मैनुअली कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर आपको डिस्टेंस की सेटिंग भी नज़र आएगी। कुछ दोस्त इसको डिवाइस की रेंज या पावर समझकर ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सेटिंग का डिवाइस की पावर या रेंज से कुछ लेना देना नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का डिले कंपनसेट करने के लिए है, और अगर आप इसको बगैर सोचे समझे छेड़ेंगे तो आप डिवाइस की कैपेबिलिटी को कम कर लेंगे। इसलिए इसको ऑटो पर ही रहने दें और यहाँ से डिवाइस की रेंज बढ़ाने की कोशिश ना करें। चेंज प्रेस करें और सर्विसेज टैब में जाकर डिस्कवरी और CDP को इंश्योर करें कि इनेबल हैं। अगर ऑलरेडी इनेबल्ड हैं तो सिस्टम टैब में जाकर रीसेट बटन को इंश्योर करें। ये सेटिंग इनेबल होगी तो आप PoE या डिवाइस के रीसेट बटन से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने की सूरत में आप सिर्फ UGI के थ्रू ही डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। सबसे आखिर में UBNT टैब में आएँ और डिवाइस की एयरमैक्स प्रायोरिटी सेट करें। ये एयरमैक्स प्रोटोकॉल्स की सेटिंग है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये एक्सेस पॉइंट से TDMA स्लॉट्स में उतना ही ज़्यादा टाइम एलोकेट करवाएगा, और इस तरह ज़्यादा प्रायोरिटी वाली डिवाइसेस को ज़्यादा डाटा रिसीव हो सकता है और कम प्रायोरिटी वाली डिवाइसेस को कम। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रायोरिटी बेस पर होती है, और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको बेस पर ही रखें। यहाँ हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हैं। अप्लाई प्रेस करने से तमाम टैब्स पर की हुई सेटिंग्स फंक्शनल हो जाएंगी और डिवाइस रीबूट होगी। रीबूट होने के बाद डिवाइस अपने नए IP एड्रेस पर एक्सेस होगी। लॉगिन करें। मेन टैब में आपको डिवाइस की तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। डिवाइस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होने में कुछ टाइम लेगी, पर यहाँ हमारे सिलेक्टेड AP के सिग्नल्स बहुत वीक हैं, इसलिए मैं आपके लिए कोई और AP सिलेक्ट कर देता हूँ। वायरलेस टैब और सिलेक्ट AP। इसके सिग्नल्स ठीक हैं। लॉग टू AP करें। मेन टैब में आ जाएं। डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं हुई, ये होगी। तो यहाँ आपको अपनी डिवाइस और एक्सेस पॉइंट की इन्फो आना शुरू हो गई है। ये सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो कि एक्सेस पॉइंट से मिलने वाली सिग्नल स्ट्रेंथ को डेसिबल मिलीवॉट्स में शो करता है। ये लॉगरिथमिक स्केल पर माइनस में इंडिकेट होता है, इसलिए ये फिगर जितना कम होगा सिग्नल उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, और फिगर जितना ज़्यादा होगा सिग्नल उतने ही वीक। फॉर एग्जाम्पल -60 dBm की रिसेप्शन -70 dBm से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नॉइज़ फ्लोर इस डिवाइस के कम से कम रीडेबल सिग्नल्स का लेवल है। इससे कम लेवल के सिग्नल्स को डिवाइस कनेक्ट नहीं करेगी। CCQ या क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी इस डिवाइस के सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पैकेट्स की रेशो है। ये परसेंटेज जितनी हाई होगी आपका लिंक उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा और लिंक की डाटा कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। कम CCQ डिवाइस की एफिशिएंसी को डाउन करता है। अगर किसी डिवाइस का CCQ 60% पर ड्रॉप हो जाता है तो इसका मतलब है कि डिवाइस से ट्रांसमिट होने वाले 100 में से 60 पैकेट तो दूसरे एंड पर रिसीव हो गए, पर 40 पैकेट्स पार्शली या टोटली रिसीव नहीं हुए, जिसकी वजह से डिवाइस को नेक्स्ट ट्रांसमिशन यूनिट में प्रीवियसली फेल्ड पैकेट्स ऐड करने पड़ते हैं। अब अगर दूसरे ट्रांसमिशन यूनिट में भी 40% फेल होते हैं तो तीसरे ट्रांसमिशन यूनिट में 80% पैकेट्स वो होंगे जो पहले 2 यूनिट्स में फेल हो चुके हैं। इस तरह ये इफेक्ट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस के CPU और मेमोरी पर लोड बढ़ जाता है और लिंक कैपेसिटी भी डिग्रेड होती है। CCQ को डैमेज करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहले लाइन ऑफ साइट और अलाइनमेंट का नंबर आता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि आपके एक्सेस पॉइंट और स्टेशन एक दूसरे को नजर आने चाहिए और इनके दरमियान में कोई बिल्डिंग, मेटल स्ट्रक्चर जैसे कि टावर या साइन बोर्ड या घने दरख्त वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आइडियल लिंक के लिए 2 रेडियोस की लाइन ऑफ साइट का 60% क्लियरेंस एरिया यानी प्राइमरी फ्रेसनल जोन भी क्लियर होना चाहिए। दूसरी बुनियादी चीज़ दोनों डिवाइसेस की अलाइनमेंट है। आइडियल लिंक के लिए एक्सेस पॉइंट और स्टेशन दोनों को एक दूसरे की मेन ट्रांसमिशन लोब में होना चाहिए। बीम्स के अलावा कोई एंटीना या रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करते वक्त आपको इस एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को ज़रूर देखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी डिवाइस की डाटा शीट में ज़रूर शामिल होती है। CCQ को हाईएस्ट पॉसिबल रखने के लिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी ऐसी सिलेक्ट करें जिस पर कम से कम इंटरफेरेंस हो। ट्रांसमिट CCQ के बाद आपको TX/RX या ट्रांसमिशन रिसेप्शन रेट नज़र आ रहा होगा। ये इस डिवाइस की एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन रिसेप्शन कैपेसिटी है, पर ज़रूरी नहीं कि डिवाइस इन फिगर्स तक पीक कर सके, क्योंकि ये एक तरह से डिवाइस का मैक्सिमम कैलकुलेटेड फिगर है।
प्रैक्टिकल डेटा नॉन कंकरेंट होने की वजह से इन फिगर से हाफ या 1/3 तक भी हो सकता है। डिवाइस को माउंट करने के बाद फीड ओनली की जगह इसका प्रॉपर एंटीना ज़रूर सेलेक्ट करें और आउटपुट पावर ज़रूर एडजस्ट करें, जिसके लिए आपको एडवांस टैब में जाकर इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल करना होता है और फिर वायरलेस टैब में जाकर कैलकुलेट EIRP को डिसेबल करना होता है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अक्सर दोस्तों को लॉन्ग डिस्टेंस लिंक को फीड ओनली पर सेट करके चलाने की कोशिश करते और फिर बाद में एक्सपर्ट ओपिनियन लेते देखा है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनसे ये वीडियो शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में भी आपकी हेल्प कर सकूं। अपना ख्याल रखा करें।